गुड मॉर्निंग 12th क्लास बच्चों। चैप्टर 12 स्टार्ट कर रहे हैं हम, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस हाँ यस 12th क्लास अपनी बुक टर्न कर दो, बंद कर दो। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायो की एक ब्रांच है जिसके द्वारा टेक्नोलॉजी की हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं जिससे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मानव के लाभ के लिए यूजफुल सर्विसेज, यूजफुल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवाया जा सके। तो इसमें मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बताया था। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है इंजीनियरिंग के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल में मैनिपुलेशन करना और उसमें डिजायर्ड जीन को इनकॉर्पोरेट करना। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेशन क्या है, क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा ट्रांसजीन की। ट्रांसजीन क्या है कि अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन को एक्सक्लूड करके, किसी एक ऑर्गेनिज्म से जीन को निकालकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर ऐड किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो उसे हम ट्रांसजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजीन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि मान लो आपने एक बैक्टीरिया के अंदर किसी हार्मोन को या किसी प्रोटीन को कोड करने वाला जीन इनकॉर्पोरेट किया है, तो उस कंडीशन में वो जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये मीन है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनेसिस कहते हैं। तो बच्चों अलग अलग ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक डेवलप किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसजेनिक काउज, सेकेंड ट्रांसजेनिक गॉट्स, थर्ड इज ट्रांसजेनिक पिग, फोर्थ है ट्रांसजेनिक फिश, और फिफ्थ है ट्रांसजेनिक माउस। चलिए बच्चों इधर देखिए, ट्रांसजेनिक काउज। तो काउज के अंदर बाहर से किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन इनकॉर्पोरेट किया गया है जिससे उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो अब ऐसा हो गया कि उनमें जो स्पेसिफिक प्रोटीन है लैक्टोफेरिन वो पाई जाती है मिल्क के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से ट्रांसजेनिक गॉट्स डेवलप की गई है। इनके अंदर जो ट्रांसजेनिक गॉट्स है इनके अंदर क्लॉट को रिमूव करने वाले फैक्टर्स पाए जाते हैं इनके मिल्क के अंदर, ट्रांसजेनिक गॉट्स के अंदर, जिन्हें हम कहते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। तो ये थ्रोम्बोसिस को दूर करते हैं। मान लो ब्लड का क्लॉट है कहीं बॉडी के अंदर, वेसल्स के अंदर, तो उसको रिमूव करने का काम करता है इन गॉट्स की, जो ट्रांसजेनिक गॉट है इनकी मिल्क की प्रोटीन। ठीक है ना। इसी तरीके से ट्रांसजेनिक पिग्स डेवलप किए गए हैं। ट्रांसजेनिक पिग्स इसलिए डेवलप किए गए हैं कि एक तो डिजायर्ड हार्मोन को प्रोड्यूस करवाने के लिए उनमें, इसके अलावा उनका मांस जो है, उनका जो मीट है वो भी यूज किया जाता है
तो मीट की मात्रा बढ़ सके, शरीर का साइज बढ़ सके, ठीक है ना। इनमें ग्रोथ हार्मोन को भी प्रोड्यूस करवाया जाता है ट्रांसजेनिक पिग डेवलप करके। तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से इनके शरीर का साइज बढ़ जाता है, फैट कंटेंट कम रहता है, जिससे क्या है मीट या मांस जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो पाता है इनका, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांसजेनिक फिश डेवलप की गई है। तो ट्रांसजेनिक फिश कैसे डेवलप की गई, बाहर से जीन ऐड किया इनकी सेल्स के अंदर, तो इससे क्या है फिश का जो साइज है वो ग्रो हो गया, तो वो फूड का पार्ट है फिश, तो इस तरीके से। और नेक्स्ट लेते हैं ट्रांसजेनिक माउस। बच्चों ट्रांसजेनिक माउस का तो कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इनमें कैंसरस जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो कैंसर कैसे डेवलप होता है, कैसे, तो जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल है। ट्रांसजेनिक माउस को स्टडी करके पता लगाते हैं डिफरेंट डिजीजेस कैसे जो है उनका पैटर्न क्या रहता है एनिमल्स के अंदर, ठीक है। इसके अलावा कुछ एनिमल ऐसे भी डेवलप किए गए हैं जिनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर बनते हैं, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर यूज किए जाते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है डेवलप किए गए हैं और किए जाते हैं और किए जा रहे हैं। नेक्स्ट लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मिंग। मॉलिक्यूलर फार्मिंग क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मिंग मॉलिक्यूलर फार्मिंग और मॉलिक्यूलर फार्मिंग एक ही बात है, सेलेक्ट करना टॉपिक को आप कि बच्चों ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करके, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करके डिजायर्ड मेडिसिन या ड्रग्स का प्रोडक्शन करवाना। समझ में आ गई बात? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म डेवलप करके उनसे डिजायर्ड ड्रग या मेडिसिन प्रोड्यूस करवाना, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मिंग। इसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट एक्चुअली में बच्चों जो बायोटेक्नोलॉजिकल जो प्रोसेसेस हैं, जो डिवाइस, जो टेक्निक्स हैं, इनका एक तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा यूज है, मेडिसिन के सेक्टर में बहुत इनका बड़ा यूज है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्लांट के सेक्टर में इनका बहुत बड़ा यूज है बायोटेक्नोलॉजी का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट्स बच्चों डेवलप किए गए हैं। इसका रीजन ये है कि प्लांट को लॉस होता है इंसेक्ट्स की वजह से, एनवायरमेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, नेचुरल जो डिजास्टर होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, इनकी वजह से प्लांट की यील्ड में लॉस होता है। तो प्लांट की प्रोडक्टिविटी को बनाए रखने के लिए, प्रोडक्टिविटी के लॉस को बचाने के लिए क्या किए गए हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट डेवलप किए गए हैं। ऐसा करने से वो हर्बिसाइड टॉलरेंट हो गए हैं, पेस्टिसाइड टॉलरेंट हो गए हैं, ठीक है, इंसेक्टिसाइड टॉलरेंट हो गए हैं, इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टिव हो गए हैं, निमेटोड के अगेंस्ट रेजिस्टिव हो गए हैं। इसके अलावा इनका प्रोडक्शन बढ़ गया है, इनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ गया है, और इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो भी राइज हो गया है। तो ये सब फीचर हैं, एप्लीकेशंस हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स को डेवलप करने के। समझ में आ गई बात? बात करते हैं इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड उन केमिकल्स को कहते हैं जो प्लांट्स के ऊपर छिड़के जाते हैं जिससे इंसेक्ट्स उनको रोग ना लगा सके, नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन इनमें से कुछ केमिकल ऐसे हैं जो कि नुकसानदायक है, हार्मफुल है प्लांट के लिए भी, और वो प्लांट पर लगे रह जाते हैं, तो इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग में ही आते हैं। इसी तरीके से पेस्टिसाइड जो छिड़के जाते हैं, अगर एक्सेस में यूज हो रहे हैं जो केमिकल, वो इनडायरेक्टली ह्यूमन को ही नुकसान पहुंचाते हैं और सॉइल को भी पॉल्यूट करते हैं। तो ये जरूरी है कि ऐसे प्लांट विकसित किए जाएं, डेवलप किए जाएं जो नेचुरली इंसेक्ट के अगेंस्ट, पेस्ट के अगेंस्ट रेजिस्टिव हो, हाई टेम्परेचर के अगेंस्ट, नेचुरल जो लॉसेज होते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टिव हो, ठीक है, बैक्टीरियल या फंगल या कोई और डिजीज है उसके अगेंस्ट भी रेजिस्टिव हो, प्लस उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बढ़ जाए उनका। तो इस वजह से, इन सब एप्लीकेशंस की वजह से ट्रांसजेनिक प्लांट को डेवलप किया गया। तो मेनली एग्रीकल्चर फील्ड में
बायोटेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो अभी तक बच्चों हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म का पढ़ा। कई सारे ऐसे बैक्टीरिया डेवलप किए गए हैं जो ट्रांसजेनिक हैं, जो डिजायर्ड हार्मोन, डिजायर्ड एंजाइम और डिजायर्ड प्रोटीन को इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करवाते हैं। कई सारे ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया ऐसे डेवलप किए गए हैं, ये यीस्ट ऐसे डेवलप किए गए हैं जो कि इंटरफेरोन का प्रोडक्शन करवाते हैं। इंटरफेरोन एक प्रोटीन है जो वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टिव बनाती है। ठीक है ना, तो ये इंडस्ट्रियल स्केल पर इनका प्रोडक्शन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों अब तक जो है यूज या एप्लीकेशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के हैं। अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के कुछ एग्जांपल्स। बायोटेक्नोलॉजी जनरली बच्चों अपन ने 9th चैप्टर में ये पढ़ा था, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। हमने ये डिस्कस किया था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं कि मान लो एक प्लांट ऐसा है जिसके गुण जो हैं, जिसके जो ट्रेट्स हैं वो लो हैं, इंफीरियर हैं, ठीक है ना, कम गुणों वाला है, उनकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो क्या किया जाता है, ऐसे लो कैरेक्टर वाले प्लांट को हाई ब्रीड वाले प्लांट से क्रॉस कराया जाता है, जो हाई मतलब उसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, डिजीज रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो उनके साथ में क्रॉस कराया जाता है और ऐसा करके प्लांट की जो वैरायटी है उसको इंप्रूव करवाया जाता है। मान लो आपके खेत के अंदर, आपके फार्म के अंदर ऐसा जो आपके खेत के अंदर, आपके फार्म के अंदर ऐसा प्लांट, ऐसे प्लांट्स हैं गेहूं के जिनमें प्रोडक्टिविटी कम है, रोग लग जाता है, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, तो आप क्या गए, आप किसी बाहर किसी रिसर्च सेंटर पर गए, वहां से ऐसे हाई कैरेक्टर वाले पॉलन ग्रेन लिया है प्लांट के, ठीक है, और उन पॉलन ग्रेन को लाके अपने फार्म के जो प्लांट है उनके ऊपर आपने छिड़क दिया, तो आपने डिजायर्ड पॉलिनेशन करवाया। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो आधे आधे क्रोमोसोम दोनों प्लांट के मिलके जो नई वैरायटी होगी वो इंप्रूव्ड होगी, वो क्या होगी, अच्छे गुणों वाली होगी। ठीक है, अच्छा ये चीज आप हंसेंगे, मैं आपको ह्यूमन बीइंग पर भी बता सकता हूँ कि ह्यूमन बीइंग में भी क्या होता है। आपने देखा होगा कि कई फैमिलीज बहुत ज्यादा तरक्की कर जाती है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाती है, कामयाबी हासिल कर जाती है, कई फैमिलीज बिल्कुल ही डाउन चली जाती है, तो इसका कहीं ना कहीं कैरेक्टर जेनेटिक भी होता है, इसका कारण जो है जेनेटिक भी होता है। इसका रीजन ये है कि मान लो एक मेल है, एक पुरुष है, एक लड़का है, उसकी मैरिज एक ऐसी लड़की से हो रही है जो कि लड़का जो है मान लो इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी है, इंटेलिजेंट भी है, बहुत ज्यादा तेज तर्रार है, और जो लड़की है वो सीधी सादी है, बहुत ही सिंपल नेचर की है, उनकी फैमिली तरक्की करेगी क्योंकि आधे आधे क्रोमोसोम उनके बच्चों में जाएंगे, तो जो फादर की जो इंटेलिजेंसी है वो बच्चों में जाएगी और उनका परिवार सरवाइव करेगा। ठीक है, अब मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़का एकदम डफर होता है, बहुत ज्यादा अच्छे गुण नहीं होते उनमें, इंटेलिजेंसी नहीं होती, ठीक है, तो उसकी शादी फिर ऐसी, मतलब भगवान भी देखता है ऊपर बैठ के कि भाई किसको क्या जो है जरूरत है, तो मान लो ऐसी लड़की से मैरिज हुई जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा तेज तर्रार है, तो नेचुरली वो परिवार भी सर्वाइव करेगा। ठीक है, अब क्या कहते हैं, जो नैया कब डूबती है, नैया कब डूबती है, जब दोनों ही डफर हो, जब माता पिता जो हैं बच्चों के वो दोनों ही डफर हो, दोनों में इंटेलिजेंसी नहीं हो, तेज तर्रार नहीं हो, बहुत ही सिंपल हो, और बिल्कुल भी उनको जमाने के साथ में चलना नहीं आ रहा, तो उनके वो जो दोनों के कैरेक्टर है वो उनके बच्चों में जाएंगे और बच्चे जो है बिल्कुल ही डफर निकलेंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंट्स जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा उनमें अच्छे गुण होते हैं, तो वो फिर उनके बच्चों में भी रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है और बच्चे नेचुरली उनकी सक्सेस मिलती है उनको, वो अपने फील्ड में जहां भी जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्लांट्स के अंदर तो क्या अलाउड है, प्लांट्स के अंदर ह्यूमन बीइंग पर तो इथिक्स कुछ नॉर्म्स हैं, इथिक्स है, सामाजिक रीति रिवाज हैं, तो उसके अनुसार वो सही चलते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्लांट्स के अंदर क्या करते हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक प्लांट की वैरायटी को एक सुपीरियर वैरायटी के साथ में क्रॉस करवाया जाता है और जिससे नेक्स्ट जनरेशन की वैरायटीज को इंप्रूव करवाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये जो प्रोसेस है ना प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना।
तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम ट्रांस जीन को इनकॉर्पोरेट करके प्लांट की वैरायटी में प्लांट की प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंस बना सकते हैं, प्लांट को इंसेक्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं। तो ये फायदा है बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स का। तो यहाँ पर बच्चों मैं बीटी प्लांट की बात करूंगा। बीटी प्लांट, बच्चों एक बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है, सॉइल का बैक्टीरिया है बैसिलस thuringiensis। तो ये एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, एक क्रिस्टल प्रोटीन को रिलीज करता है। तो अब यहां पर देखना, कॉम्पिटिटिव पार्ट में बता रहा हूं, यहां पर एक तो है क्राई प्रोटीन, क्राई प्रोटीन, समझ में आ गई बात? कैपिटल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई, नॉर्मल लिखा है हमने, ठीक है। और एक है क्राई जीन, क्राई जीन। अब ध्यान से देखना बच्चों कि ये जो बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया जो हैं, इनके अंदर क्राई जीन पाया जाता है। क्राई जीन को कैसे लिखेंगे? स्मॉल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई और इटैलिक में लिखेंगे। यस, कबीर बोर्ड पे देखिए, स्मॉल आर स्मॉल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसको इटैलिक लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? इटैलिक लिखेंगे, ठीक है। और इनके ये एक प्रोटीन को कोड करते हैं, वो एक क्रिस्टलस प्रोटीन है, क्रिस्टल प्रोटीन है जिसे हम क्राई कहते हैं। तो ये कैपिटल सी स्मॉल आर स्मॉल वाई में लिखते हैं। तो क्राई क्या है? एक प्रोटीन है, और क्राई क्या है? एक जीन। तो ये जीन पाया जाता है इस बैक्टीरिया में, और ये जीन कोड करता है इस प्रोटीन को। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? इस प्रोटीन को रिलीज करते हैं। और ये प्रोटीन क्या है? ह्यूमन बीइंग में हार्मफुल नहीं है, लेकिन जब इंसेक्ट के अंदर जाती है तो ये एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होके जो इंसेक्ट की जो गट है उसकी एपिथेलियम में छेद कर देती है, उसको डैमेज करना शुरू कर देती है, जिससे क्या होता है कि वो जो बैक्टीरिया है, वो जो इंसेक्ट है वो किल हो जाता है, ठीक है ना। तो जनरली क्या करते हैं? बैसिलस thuringiensis के कल्चर को छिड़का जाता है, ठीक है ना। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा बीटी प्लांट डेवलप किए गए हैं। इन बैक्टीरिया में से इस जीन को बाहर एक्सक्लूड किया गया है, बाहर निकाला गया है, ठीक है। और इस जीन को प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और ऐसे जो प्लांट हैं उन्हें हम कहते हैं बीटी प्लांट। क्या कहते हैं? बीटी प्लांट कहते हैं। और ये जो बीटी प्लांट है, ये टॉक्सिक प्रोटीन खुद ही रिलीज करते हैं, क्राई प्रोटीन को। तो जब भी इनके ऊपर इंसेक्ट्स का अटैक होता है, इंसेक्ट्स आते हैं, तो ये प्रोटीन इनके अंदर जाती है, और इनकी गट की जो एपिथेलियम है उनमें छेद हो जाते हैं, उनमें डैमेज हो जाता है, और वो जो इंसेक्ट्स हैं वो मारे जाते हैं, और प्लांट को लॉस नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैं एग्जांपल बता दूं, जैसे कि बीटी कॉटन। बीटी कॉटन, सबसे पहले बीटी कॉटन वैरायटी को डेवलप किया गया। इसके बाद में बीटी टोमेटो, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, तो और भी कई सारी वैरायटीज को डेवलप किया गया इस जीन को इनकॉर्पोरेट करके इन प्लांट के अंदर। बताइए समझ में आया नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल, प्लांट्स के अंदर इस जीन को इनकॉर्पोरेट किया गया है, और सब में नेचर सेम ही है कि ये जो जीन है इस प्रोटीन को कोड करता है और वो रिलीज करता है, और वो प्रोटीन नेचुरली जब इंसेक्ट्स उन पर अटैक करते हैं तो उनके अंदर जाके उनको किल कर देता है, ठीक है बच्चों। एक और है, एक और एप्लीकेशन है इसका, हाँ बच्चों, हम डिस्कस कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर फील्ड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया बीटी प्लांट्स कैसे डेवलप किए गए हैं। नेक्स्ट लेते हैं टोबैको प्लांट। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक को मैं बता रहा हूं आपको। यस बच्चों, एक निमेटोड है, एक एस्के हेलमिंथिस ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है मेलोडी गाइन
मेलोडी गाइन इनकॉग्निशिया। इनकॉग्निशिया बच्चों ये एक निमेटोड है और ये देखा गया है, ये एक निमेटोड है और ये देखा गया है कि ये जो निमेटोड है ये टोबैको प्लांट में, तंबाकू के पौधे में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज्यादा यील्ड को लॉस करता है ये, ठीक है। और ये कैसे करता है, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल रिलीज करता है और फिर उससे जो आरएनए बनता है वो जाके कुछ ऐसा चेंजेस लाता है जिससे इनकी यील्ड, जो इनकी यील्ड है इन प्लांट की लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चों एक नई टेक्निक है जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा यूज की गई, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, इसमें क्या करते हैं बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, इस बैक्टीरिया के द्वारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के द्वारा निमेटोड स्पेसिफिक डीएनए को टोबैको प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। और इससे क्या है, दो प्रकार के आरएनए स्ट्रैंड बनते हैं, दो प्रकार के आरएनए स्ट्रैंड बनते हैं, सेंस एंड एंटीसेंस, सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड बनते हैं, ठीक है, इन प्लांट्स के अंदर। अब ये जो आरएनए स्ट्रैंड हैं, ये दोनों ही, ये आरएनए स्ट्रैंड ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, तो ये आपस में कॉइल हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि जो इस निमेटोड का जो मैसेंजर आरएनए है, जो एमआरएनए है, उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये अपने दोनों स्ट्रैंड के अंदर एमआरएनए को लेकर उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इससे उसका क्या कहते हैं, साइलेंसिंग हो जाती है। तो इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कहते हैं, आरएनएआई कहते हैं, या फिर इसे हम आरएनएआई कह सकते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं, एक निमेटोड है मेलोडी गाइन इनकॉग्निशिया, ये तंबाकू के पौधों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और ये अपने डीएनए को जब रिलीज करता है तो इससे जो आरएनए बनता है वो नुकसान पहुंचाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के द्वारा निमेटोड स्पेसिफिक डीएनए को टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस डीएनए से दो प्रकार के आरएनए स्ट्रैंड बनते हैं, एक सेंस और एंटीसेंस, जो कि दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और ये आरएनए स्ट्रैंड क्या करते हैं, निमेटोड के मैसेंजर आरएनए को अपने अंदर लेके और उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उसको साइलेंट कर देते हैं। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं आरएनएआई या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक कहते हैं। और इस प्रकार टोबैको प्लांट को जो है यील्ड के लॉस से बचाया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, मेडिसिन के सेक्टर में इनका क्या यूज है या हो सकता है। यस, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन। तो इसमें बच्चों सबसे पहले लेते हैं पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यस बच्चों, ये टेक्निक मैंने लास्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन की थी, कल की क्लास में भी शायद एक्सप्लेन किया था इसको। पीसीआर एक टेक्निक है जिसके द्वारा डीएनए के फ्रेगमेंट की या डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है सेम टू सेम।
ठीक है ना। तो कई बार कोई ऐसी डिजीज जो कि बाद में जाके उजागर होगी, बाद में जाके उसके सिम्टम नजर आएंगे, इनिशियली जो है पता लगाया जा सकता है। समझ में आ गई बात आपके। तो इस तरीके से पीसीआर का यूज मेडिकल सेक्टर में है कि इन फ्यूचर कोई डिजीज है, कोई जेनेटिक डिजीज होने के चांसेस हैं, तो उसका पहले पता लगाया जा सकता है और हो सकता है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। या कोई ऐसी जेनेटिक डिजीज है जो पेरेंट्स में और हो सकता है उनके बच्चों में ट्रांसमिट हो, तो पहले ही उसका पता लगाया जा सकता है। तो पीसीआर वो टेक्निक है जिसके द्वारा ये पॉसिबल है, क्योंकि ये डीएनए के काफी सारे मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ठीक है ना। सेकेंड लेते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जनरली बच्चों जो ग्रोथ हार्मोन है एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपने पढ़ा है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है। ये हमारे मसल्स की ग्रोथ, बच्चों में मसल्स की ग्रोथ, बोन्स की ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों कबीर, सही कह रहा हूं मैं? हाँ, तो ये मसल्स, बोन और बॉडी की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो चाइल्ड हैं वो ड्वार्फिज्म के शिकार हो जाते हैं, उनमें हाइपोपिट्यूटरिज्म पाया जाता है, जिससे ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली रिलीज नहीं हो पाता है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, हाइट नहीं बढ़ पाती है, मसल्स की ग्रोथ नहीं होती है, बोन्स की ग्रोथ नहीं होती है। तो उस कंडीशन में एक्सटर्नली ग्रोथ हार्मोन दिया जा सकता है उस चाइल्ड को और उनमें ग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सकता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करवाया जा सकता है, किसके द्वारा? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन को कोड करने वाला जो जीन है उसको एक्सक्लूड करके और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर इनकॉर्पोरेट करके उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रोड्यूस करवाया जाता है और ये ग्रोथ हार्मोन मेडिसिन के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं ह्यूमन इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन, और ह्यूमन इंसुलिन को हुमुलिन भी कहते हैं, जो एली लिली कंपनी ने प्रोड्यूस करवाया था, ये मैं बाद में बताता हूं आपको। ह्यूमन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जनरली बच्चों पेनक्रियास की आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो पार्ट है उनकी बीटा सेल से रिलीज होता है। इंसुलिन क्या करता है? एक तो सेल्स को स्टिमुलेट करता है ग्लूकोज को या शुगर को एब्जॉर्ब करने के लिए। सेकेंड थिंग कि ग्लूकोज का लेवल या शुगर का लेवल अगर ब्लड में राइज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करता है, उसको कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। समझ में आ गई बात? लेकिन आज के लाइफ स्टाइल के कारण से, आरामदायक जीवन के कारण से एक टाइम के बाद में इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है या इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। ठीक है। या फिर कई परिवारों में जो ये जो बीमारी है डायबिटीज जिसे कहते हैं, ये जेनेटिक भी होती है कि जो डायबिटीज का जो जीन है एक टाइम के बाद में एक्टिवेट हो जाता है, ऐसे समझ लो। ठीक है ना। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता है। और आप कहेंगे कि शुगर का लेवल बढ़ने से क्या नुकसान क्या है? बिल्कुल नुकसान है। शुगर तो सबसे ज्यादा नुकसानदायक, सबसे ज्यादा डेंजरस बीमारी है, क्योंकि हमारे बॉडी ऑर्गन को गलाना शुरू कर देती है। ठीक है ना। और हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं शुगर के अंदर। तो ये जो इंसुलिन है, ये अगर किसी व्यक्ति में बनना बंद हो जाए तो नेचुरली जो है डायबिटीज होगा और शुगर का लेवल राइज होता रहेगा। तो इसके लिए एक्सटर्नली दवाइयां या इंसुलिन दी जाती हैं। तो इस इंसुलिन का प्रोडक्शन भी इंडस्ट्रियल स्केल पर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इस ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर इंसुलिन को कोड करने वाला जो जीन है इनके प्लाज्मिड में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और इनकॉर्पोरेट करने के बाद में अब वो रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई बन गया और इस ई कोलाई को इंडस्ट्रियल स्केल पर बायोरिएक्टर्स के अंदर कल्चर करवाया जाता है और जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है और उस इंसुलिन को प्योरीफाई करके मेडिसिन के रूप में पेशेंट्स को दिया जा सकता है। समझ में आ गई बात आपके? तो ये भी एक मेडिसिनल यूज है इंसुलिन का प्रोडक्शन। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ एक चीजें और बताऊंगा, फिर टॉपिक को अपन कल कंप्लीट करेंगे। जो इंसुलिन जो होता है वो एक प्रोटीन है, इंसुलिन एक हार्मोन है और ये एक प्रोटीन है बाय नेचर। ठीक है। इनके अंदर टोटल 51 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। कितने एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं? 51 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। और इनमें बच्चों दो चेन होती है। दिशांक सामने देख लो, ए चेन एंड बी चेन। इनमें दो चेन होती है, ए चेन और बी चेन। जो ए चेन है इनके अंदर 21 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने एमिनो एसिड्स होते हैं? 21 एमिनो एसिड्स होते हैं।
और जो बी चेन है इनके अंदर 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। कितने एमिनो एसिड्स? 30 एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों जो चेन है आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बंधी रहती है। हालांकि एक चीज और है इसमें, इनिशियली जो इंसुलिन बनता है उसे हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रो इंसुलिन कहते हैं। जो शुरुआती इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन होता है। इसके अंदर एक और चेन होती है, एक तो होती है ए चेन, एक होती है बी चेन और एक थर्ड चेन होती है सी चेन। लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसके अंदर सी चेन रिमूव हो जाती है। तो प्रो इंसुलिन बनता है पहले और प्रो इंसुलिन कन्वर्ट होता है मैच्योर इंसुलिन में, और मैच्योर इंसुलिन के अंदर सी चेन हट जाती है, केवल ए और बी चेन रहती है और दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा बंधे रहते हैं। ओके, तो जो इंसुलिन से रिलेटेड जो पार्ट है वो कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपके कोई भी अगर क्वेरी या डाउट है तो आप हैंड रेज कर दें।